चलिए हो गया बस। आइए छत्तीसगढ़, मतलब है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार, छत्तीसगढ़ के जिले, है ना। तो सबसे पहले एक प्रश्न बन जाता है, और वो प्रश्न बन जाता है कि कौन सा जिला किस जिले से स्पर्श करता है। तो इसके लिए आपको एक तरह से प्रैक्टिस करना होगा, रफ में प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो जिले बड़ी आसानी से हो जाएंगे कि कौन सा जिला किससे स्पर्श करता है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा कॉपी पेन पकड़ लो। देखो एक ये तरीका है कि ये खाली मैप में अपन बना ले जिलों को, और दूसरा तरीका है कि एक रफ में, मतलब इस तरह से कोई आकृति, मतलब आप जैसा चाहें आप ऐसा कर सकते हैं कि ये पेटला निकाल दिए, और ये इस तरीके से, ये इस तरह से कर दिए। इसके अंदर बनाना ज्यादा आसान है कि नक्शे के अंदर बनाना, ये ज्यादा आसान। चलिए आप इस तरह का ड्रॉ कर लीजिए, है ना। इस तरह का ड्रॉ करने के बाद आप एक तो इस तरह से विभाजन कर दीजिए, एक विभाजन इस तरह का कर दीजिए, एक विभाजन इस तरह का कर दीजिए, और इसे दो भागों में बीच से बांट दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग सबसे पहले संभाग देख लेते हैं। 5 संभाग, छत्तीसगढ़ के 5 संभाग। ये ऊपर वाला सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग, ये दुर्ग संभाग, ये रायपुर, और ये बस्तर, है ना। ये हो सरगुजा संभाग का निर्माण कब हुआ? बस हो गया, आवाज नहीं। सरगुजा संभाग का निर्माण कब हुआ? 2008। बिलासपुर संभाग का निर्माण कब हुआ? 1956। दुर्ग संभाग का निर्माण कब हुआ? 2013। रायपुर संभाग का निर्माण कब हुआ सबसे पहला? 1862। और ये 1972 संभाग 1981। ये 5 संभाग पहले देख लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद बनाते जाओ मेरे साथ, नहीं तो कर नहीं पाओगे, मेरे साथ साथ बनाओ। इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करना, बस काम हो जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, दुर्ग संभाग से इसको बेस लेंगे, एक ऐसा विभाजन कर दिए, ये एक लाइन से विभाजन, ठीक, एक लाइन से विभाजन कर दिए। और ये जो है थोड़ा सा परिवर्तन ऐसा होगा कि अपन इसको क्या करेंगे, ये आधा मिटाकर इसको कर देंगे ऐसा, ये कुछ इस प्रकार से ऐसा जोड़, ये ठीक। ये एक संभाग बना है, ये एक संभाग बना है, ये एक संभाग बना है, ये एक संभाग बना है। बस इसको थोड़ा सा थोड़ी दूरी तक डिलीट करके ऐसा कर दीजिए। यहाँ से ठीक बीच से एक लाइन खींचिए, इसको 3 भागों में इस प्रकार से बांट दीजिए। दो संभाग 3 भागों में इस प्रकार से बांटिए। इसके बाद ये देखो, ये 3 लाइन दिख रहा है ना, इन तीनों लाइन के थोड़ा सा गैप छोड़ के ऊपर से ऐसा एक, इसके ऊपर से ऐसा 2, और इसके यहाँ से ऐसा 3, ऐसा 3 लाइन देख रहे हो आप। ये लाइन से ऊपर थोड़ा गैप होना चाहिए, 3 लाइन हो गया। कैसा हुआ ये देखो, फिर से यहां पर क्या किया अपन, ये डब्बा बना दिए, ये हो गया। एक लाइन बीच से खींचे, एक लाइन ये, एक 2 भागों में विभाजित करके, फिर ये जो ये लाइन के ऊपर से लेकर एक लाइन इधर, फिर इस लाइन के ऊपर से एक लाइन इधर, फिर इसके ऊपर से एक लाइन इधर, इस प्रकार से आप ये हो गए, ये बांट दिए। अब आप देखिए दुर्ग संभाग के जिले तैयार हैं। ऊपर वाला ये जिला जो है, ये है बेमेतरा। ये कौन सा है? बेमेतरा। ये कौन सा है? दुर्ग। ये कौन सा है? बालोद। ठीक, ये ऊपर वाला है कवर्धा, नहीं बोलना बे, कबीरधाम है जिला का नाम। कवर्धा उसका मुख्यालय है। कबीरधाम के नीचे ये जो बना अपना कौन सा?
छेजी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। इसके नीचे ये वाला कौन सा है? राजनांदगांव। इसके नीचे ये वाला कौन सा है? मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौक। ये 6 जिले। ठीक, ये दुर्ग संभाग के ये 6 जिले हो गए। अब इधर आइए, रायपुर में आइए। ये जो काटे थे ना हम लोग, ये वाली लाइन, इसके थोड़ा सा ऊपर से लीजिए और इसको ले जाकर इससे जोड़ दीजिए। ठीक, अगली लाइन ठीक इसके ऊपर से एक और खींचिए। देखिए 2 लाइन दिख रही है ना दुर्ग वाला, इसके ऊपर से खींचना है। ठीक, अब इसको आप ऐसा मिला दीजिए और इसको आप यहाँ इस लाइन से जोड़ना नहीं, यहाँ जोड़िए। हो गया? मेरे ख्याल से हम लोग रायपुर संभाग का जिला बना लिए। अभी एक बचा है, ये दिख रहा है, ये बीच में, ये यहाँ से एक लाइन ऐसा। फिर से करूं, दिखाऊं? ये देखो, रायपुर में क्या किया? रायपुर संभाग ये हुआ, इसको इससे जोड़ दीजिए। दूसरा लाइन, ये लाइन या ध्यान छोड़ना नहीं है, इसके और ध्यान छोड़ना ऊपर से। फिर देखो, जोड़ दो। फिर यहां से लो, यहां जोड़ो, इसी लाइन से जोड़ना नहीं। अब एक इसके बीच से, दोनों के बीच से एक लाइन यहां से जोड़। अब यहां पर रायपुर जिला स्पष्ट हो गया। ये ऊपर वाला कौन सा? बड़ौदा। ये कौन सा? बड़ौदा बाजार, है ना? ये कौन सा? रायपुर। ये कौन सा? धमतरी। ये कौन सा? गरियाबंद। ये कौन सा? महासमुंद। अभी ना रायपुर में नहीं है, नोनी रायपुर संभाग में नहीं है ना? ये हो गए 5 जिला रायपुर के। ठीक, अच्छा, अब ऊपर चलते हैं। ये देखो, बलौदा बाजार को बेस याद रखना, बालोद नहीं, ये बेमेतरा नहीं, बलौदा बाजार। एक लाइन आप यहां से खींचो बलौदा बाजार के अंदर, अंदर आना चाहिए, इस लाइन के जोड़ना नहीं चाहिए, अंदर। एक लाइन ये हो गया। एक लाइन यहां से लो, यहां से जोड़ते हुए लाओ और ये यहां जोड़ दो। ठीक, एक डब्बा आप यहां पर, एक डब्बा जो है आप इस प्रकार से जोड़िए, ये जोड़िए। ये बीच से एक लाइन यहां आ जाएगा, देखो जोड़ना नहीं चाहिए, और एक लाइन ये ऐसा जोड़िए। देखो मैं बता रहा हूं ना, फिर से बता रहा हूं, आ जाएगा। अभी एक लाइन ये इससे बीच से जोड़िए। अब देखो क्या किया मैंने, ये देखो बलौदा बाजार को बेस लिया, एक लाइन यहां से ये सीमा से जोड़ते हुए यहां लाकर अंदर जोड़ा। दूसरी लाइन ये इससे सीमा से नहीं जोड़ना, इस लाइन से लेना ना, इस लाइन से लिया, यहां जोड़ा। तीसरी लाइन देखो, बीच से एक लाइन ऐसा निकाला, फिर ये जोड़ दिया, ये बॉक्स जोड़ा, ऐसा बनाया। एक लाइन ठीक इन दोनों के बीच से लाकर फिर जोड़ना नहीं है, यहाँ जोड़ो बलौदा बाजार के अंदर। 3 लाइन देखो अंदर है, बलौदा बाजार की सीमा के अंदर है, 3 लाइन, ये 3 लाइन, ये डब्बा देख लो, और एक लाइन ये जो है इससे लाकर ऐसा जोड़ हो गया। और एक जो होगा वो ये जो भी दिख रहा है ना, ये बीच, यहां से लेकर बीच में ऐसा जोड़, है ना? चलो देखते हैं, ये बिलासपुर संभाग है ना, अब हम जो देख रहे हैं ये बिलासपुर संभाग। ये कौन सा? मुंगेली। ये कौन सा? मुंगेली। ये है गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये है बिल्ला, हमारा बिलासपुर। ये कौन सा है? कोरबा।
ये कौन सा है? जांजगीर चांपा। और ये है हमारा शक्ति, ये है हमारा रायगढ़, और ये है हमारा एसबी सारंगगढ़ भिलाई। इस प्रकार से कितने जिले आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने जिले बिलासपुर संभाग में? 8। दुर्ग संभाग में कितने जिले हो गए? 7। रायपुर में कितने हैं? 5। ठीक, चलो दूसरा कर लेते हैं। लेमन येलो। चलिए, यहाँ पर हम लोग कौन सा बेस लिए थे? बड़ौदा बाजार। यहाँ ऊपर कोरबा जिले का बेस लिया। कोरबा जिले का बेस लेकर एक तो आप ये खींचो, एक आप इसके अंदर से, दोनों अंदर से ही होना चाहिए। फिर एक आप सीधा खींच दो, ऐसा सीधा खींच दिए, और एक ये दोनों रायगढ़ के बीच से एक इसको ऐसा काट, और एक अपने को यहां से लेकर आप इस प्रकार से ये मोड़, ये हो सर्वोदय संभाग में इतना ही करना है। ये देखो, कोरबा जिले के अंदर से एक, दूसरा भी कोरबा जिले के अंदर से ही, तीसरा बीच से लेकर पूरा सीमा तक जोड़ दिए, चौथा रायगढ़ के बीच से इसको काट दिए, पांचवा उधर। ठीक, अब देखो ये है हमारा सरगुजा जिला ना। ये वाला कौन सा जिला है? एमसीपी। एमसीपी ये कौन सा हुआ? कोरिया है ना, एमसीपी कोरिया हो गया। ये कौन सा हुआ? सूरजपुर। ये कौन सा हुआ? बलरामपुर। ये कौन सा हुआ? सरगुजा। और ये कौन सा हो गया? जशपुर। ठीक, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नीचे बस्तर। बस्तर में आपको बेस लेना है धमतरी। ये धमतरी दिख रहा है, धमतरी की सीमा आएंगे, इसके यहां से एक लाइन खींचो, ये एक जोड़ो, ठीक। ये जो सीमा खींची आपने, इसके थोड़ा सा इधर से ऐसा खींचो, और एक लाइन लाकर पूरा ये जोड़ो, है ना। अब ये जो लाइन दिख रही है ना, इसके बीच से यहाँ पर एक जोड़ो, एक डब्बा खींचो, ये और ये क्या किए? देखो, धमतरी को बेस लिए, धमतरी के अंदर से एक लाइन, ये जोड़ दिया डब्बा, इन दोनों के बीच से एक लाइन खींचे, यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच से एक लाइन जोड़ दिए पूरा। फिर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के बीच से एक लाइन ली है ये, और इसके बाद यहाँ पर एक डब्बा कनेक्ट कर दिया, ये डब्बा कनेक्ट कर दिया, और एक लाइन इधर खींचे और एक लाइन उधर खींचे। ये हो गए बस्तर संभाग के जिले। चलो, ये कौन सा जिला? कांकेर। ये कौन सा जिला? कोंडागांव। ये कौन सा जिला? नारायणपुर, है ना। ये बीच में कौन सा जिला? दंतेवाड़ा। ये कौन सा जिला? बस्तर। ये कौन सा जिला? सुकमा। ये कौन सा जिला? बीजापुर। ये हो गया बस्तर संभाग के 7 जिले। सरगुजा संभाग में करते हैं 6। ये हो गए हमारे। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो बस। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सा जिला कौन से जिले को स्पर्श करता है, तो आप फटाक से ड्रॉ करोगे, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, फटाक से ड्रॉ करोगे, आप जिला निकालोगे। देखो आप एमसीबी किस किस जिले की सीमा से टच कर रहे हैं? केवल छत्तीसगढ़ के एक जिले से स्पर्श कर रहा है, कोरिया। या आप कोरिया को आप कोरिया में आ जाते हैं,
कोरिया किस किस जिले से स्पर्श कर रहा है? एक तो एमसीबी हो गया, एक सूरजपुर हो गया, केवल दो जिले। नहीं 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 कर रहा, वो नया जो आया ना, नया अपडेट आया उसमें नहीं कर रहा। अरे बता रहा हूँ ना इस बार एमसीबी, हाँ हाँ वही, सॉरी यार, इधर देखो एमसीबी को देखो, एक इधर कोरिया, इधर देखो आप ग्वालियर करना भी है। सुनो कैसे निकालोगे, ये छोटा सा जगह बाकी है, ये सीमा बना रहा है इससे, और दूसरा तीसरा कौन सा, कोरबा। तो एमसीबी से जो जिले जुड़ रहे हैं, कौन कौन से एमसीबी से, कोरिया प्लस ग्वालियर पेंड्रा मरवाही प्लस कोरबा, और सूरजपुर भी है क्या, ठीक। अब उसके बाद कोरिया को ले लेते हैं, कोरिया जिले से पूछ दिया तो आप देखो दो ही जिला दिखेगा, एक एमसीबी दिखेगा और एक सूरजपुर दिख रहा है, यहाँ से सूरजपुर सीमा और यहाँ से एमसीबी, दो ही होगा। बलरामपुर पूछ दिया तो सूरजपुर है, सरगुजा है और जशपुर है, निकल जाएगा। अब इधर आ जाते हैं, कोरबा जिला देख लो पहले। अच्छा गौरेला पेंड्रा मरवाही, इधर से देखो आप मुंगेली, इधर से देखो आप बिलासपुर, इधर से देखो आप कोरबा और इधर से एमसीबी। फिर कोरबा जिला देख लेते हैं, इधर से देखो आप एक तरफ से शुरू करते हैं ना, जीपीएम, फिर एमसीबी, फिर सूरजपुर, फिर सरगुजा, फिर रायगढ़, फिर शक्ति, फिर जांजगीर चांपा, फिर सर इसमें रीजन तो नहीं दिख रहा है, एमसीबी वगैरह आई कवर नहीं दिखा थे, थोड़ा सा अब ठीक है। चलो अभी देर में बता दे, अब इधर आ जाओ, कोई भी जिला पकड़ो, मुंगेली पकड़ लो, ग्वालियर पेंड्रा मरवाही इधर, इधर बिलासपुर, इधर देखो छोटा सा एरिया बचा है, बड़ौदा बाजार, ये बेमेतरा, ये कबीर, ठीक। इधर देखो जांजगीर चांपा, देखो एक तरफ से शुरू करो, बिलासपुर है जुड़ा हुआ है, क्या ग्वालियर पेंड्रा मरवाही है, नहीं। फिर सीधे ऊपर में कोरबा, बगल में शक्ति और इधर इधर सावन और विजयगढ़ से कोई सीमा टच नहीं, और बिलासपुर। क्लियर है। जो शक्ति नया जिला बना है इसको देखो, एक तरफ से कोरबा, एक तरफ से जांजगीर चांपा, एक तरफ से बड़ौदा बाजार, और दूसरी तरफ से अरे तू किसमें देख रहा है, ओ मैप मत दे, चिप्स और मैप देखना है नहीं, चिप्स वाला मत दे। अरे इसमें बहुत सारे विवाद होते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ चिप्स वाला तो कुछ और बोलता है, एसटी कहीं और से गुजरता है, आर्थिक सर्वेक्षण कुछ और बोलता है ना। किससे बोल रहा है, बड़ौदा बाजार से टच नहीं हो रहा है, बड़ौदा बाजार से नहीं हो रहा है। अगर कुछ अपडेट होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन बता दूं तुमको, चिप्स वाला अलग आंकड़ा देता है, हमारा छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक आर्थिक सर्वेक्षण अलग आंकड़ा देता है। वो विवाद होगा तो मैं तब तक निपटा पता नहीं, वो अलग है, वो उसका अपना दिमाग चलाता है, वो अलग। देखोगे आप आईएसटी पढ़ाऊंगा ना तो दो डेटा पढ़ाऊंगा, एक आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा और एक चिप्स का डेटा, ठीक। बताऊंगा क्या कैसे डेटा। इधर आओ, यही है, ये थोड़ा विवाद यहीं पर है, हो जाएगा क्लियर। इधर आओ, अब रायगढ़ देखो, रायगढ़ कोरबा, ये शक्ति और सारण में मिलेगा इधर ऊपर, सरगुजा और जशपुर। अच्छा नया जिला बना सारण और मिलेगा, देख लो यहाँ जो विवाद बोल रहा है वो बात भी देखेंगे अभी। ऊपर से देखो रायगढ़, शक्ति, फिर बड़ौदा बाजार, देखो सीधा बड़ौदा बाजार, फिर महासमुंद, चालिए। उसके बाद इधर आ जाओ, कबीर धाम से देखो ऊपर मुंगेली, इधर ये कौन है बेमेतरा, और इधर केसीजी, बस
ठीक, ये बड़ा आसान है, ये सब आप निकाल लो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैप नक्शा बस कैसे बनाना है वो याद रखना। लेकिन हम लोग को एक जिला देखना है जिससे सर्वाधिक जिले स्पर्श करते हैं। कोई एक जिला होगा जिससे सबसे ज्यादा जिले स्पर्श कर रहे हैं। बलौदाबाजार को काउंट कर लेते हैं। देखो बलौदाबाजार को देखते हैं, एक हो गया मुंगेली यहाँ पर, एक हो गया बिलासपुर यहाँ पर, एक हो गया जांजगीर चांपा यहाँ पर, एक हो गया सक्ती यहाँ पर, एक हो गया सारंगगढ़ यहाँ पर, एक हो गया महासमुंद यहाँ पर, एक हो गया रायपुर यहाँ पर, और इधर से हो गया बेमेतरा। कितना जिला दिख रहा है? 8 जिला। तो बलौदाबाजार, अब बलौदाबाजार वो ऐसा जिला है जिससे सर्वाधिक जिलों की सीमा स्पर्श करती है। 8 जिले। अगर मान लो 8 शक्ति, बाद में विवाद हुआ कि शक्ति नहीं जुड़ता है तो भी 7 जिले हैं, है ना, तो भी सर्वाधिक है। ये हो गया इस नक्शे में। अब आप लोगों को सारे जिलों के निर्माण वर्ष एक बार रोटेट कर लो, और आप रोटेट कर लो उसका हेडक्वार्टर एक तरफ से। सरगुजा संभाग में पहले चलते हैं। कोरबा भी तो 8 जिले हो गए। कोरबा भी 8 हो गया क्या? रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, ओ बराबर हो गए, टाई हो गई। मतलब कोरबा और बलौदाबाजार सर्वाधिक 8 जिलों से स्पर्श करते हैं। ऐड करना पड़ेगा, ठीक, वो ऐड करना पड़ेगा आपको, उसमें वो नहीं होगा, जोड़ लो बराबर उसको। कोरबा का जोड़ लो। शक्ति वाला विवाद हुआ तो फिर कोरबा हो जाएगा सब सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करने वाला जिला, ठीक। 8 जिला कर लो। वो शक्ति वाला वो डाउट में है, चीफ अलग बोल रहा है, वो अलग आंकड़ा आ रहा है, वो बाद में देखेंगे, ठीक। चलो, आर्थिक सर्वेक्षण आएगा ना हमारा, जितने 4 नए जिले बने उनसे जुड़ी हुई चीजें आर्थिक सर्वेक्षण में आएंगी तभी क्लियर होगा। इधर आओ, बाकी सब क्लियर है, आप देख लेना, निकाल लेना उत्तर। अब इधर आओ, एमसीबी का हेडक्वार्टर, अच्छा एक तरफ से चलते हैं ना, एक तरफ से पहले एकदम ऑर्डर में। सबसे पहले 2 जिले बने, रायपुर और बिलासपुर। कब रायपुर और बिलासपुर? 1861। बिलासपुर का हेडक्वार्टर बिलासपुर, रायपुर का हेडक्वार्टर रायपुर। तीसरा जिला कौन सा बना? दुर्ग बना ना। तीसरा जिला दुर्ग बना, 1906 हेडक्वार्टर दुर्ग। अच्छा, बिलासपुर और रायपुर ये अलग अलग इंडिपेंडेंट जिले बनाए गए, इनका कोई पितृ जिला नहीं। लेकिन ये जो दुर्ग बना है किससे कटके बना? रायपुर से, ठीक है। दुर्ग किसका पितृ जिला? रायपुर। अच्छा, दुर्ग जिला 1906 में हेडक्वार्टर दुर्ग है। फिर उसके बाद 1948 शराब 3 जिले बने, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, 1 2 ये जिला बना, ये 1948, ठीक। अच्छा, सरगुजा का पितृ जिला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रायगढ़ का पितृ जिला नहीं हो सकता, बस्तर का पितृ जिला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तीनों रियासतें थी, ये तीनों रियासतें थी। सरगुजा भी रियासत थी, रायगढ़ भी रियासत थी, बस्तर भी रियासत। और कुछ रियासतों को मिलाकर सरगुजा जिला बनाया गया, कुछ रियासतों को मिलाकर रायगढ़ जिला बनाया गया, और कुछ को बस्तर। चलो, सरगुजा जिला किन किन रियासतों को मिलाकर बना? सरगुजा, फिर कोरिया, चांगखा, उदयपुर, 4 है ना। इन 4 रियासतों को मिलाकर एक सरगुजा जिला बना। रायगढ़ जिला, रायगढ़, सारंगगढ़, जशपुर और शक्ति, ये 4 रियासतों को मिलाकर रायगढ़ जिला बना। और बस्तर और कांकेर, 2 रियासतें मिला दी गई, कांकेर और बस्तर जिला बना, ठीक। 7वां जिला कौन सा बना? राजनांदगांव। 7वां जिला राजनांदगांव बना। कब बना? 1973। अच्छा, राजनांदगांव किससे बना? अलग हो गया, दुर्ग। इसका पितृ जिला दुर्ग। अच्छा,
ये 7 हो गए। 7 के बाद एक साथ कितने जिले बने? 9 जिले बने। कब बने? 1998 में 9 जिले बने। एक समिति बनाई गई थी इसके लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने एक समिति बनाई थी टी.एस. सिंहदेव की अध्यक्षता में। हमारे बाबा टी.एस. बाबा बोलते हैं ना, बाबा बाबा बाबा। तो टी.एस. बाबा के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इनकी सिफारिश पर 1998 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, मतलब मध्य प्रदेश के रहते हुए 9 जिले बनाए। ठीक, वो 9 जिले। चलो, सरगुजा संभाग में 2 जिले बने। कौन कौन से? कोरिया और जशपुर। कोरिया और जशपुर, ये दोनों जिले किस जिले से कटकर बने? हाँ, कोरिया सरगुजा जिले से कटकर कोरिया बना, पितृ जिला। और ये जो जशपुर है, ये रायगढ़ जिले से कटकर एक जिला। ठीक, अच्छा, फिर बीच में आ जाते हैं। बिलासपुर संभाग में कौन सा जिला बना? कोरबा और जांजगीर चांपा। बिलासपुर से कटकर कोरबा बना, बिलासपुर से कटकर जांजगीर चांपा। ठीक, फिर आ गए अपन दुर्ग संभाग में। एक बना कौन सा? कबीरधाम। कबीरधाम जिला बना। बिलासपुर से कुछ हिस्सा लेकर और राजनांदगांव का कुछ हिस्सा लेकर बना कबीरधाम। इसके 2 पापा हैं, राजनांदगांव प्लस बिलासपुर। कबीरधाम उस समय कवर्धा बना था, आपको वर्तमान में जिले का नाम कबीरधाम। ठीक, अच्छा, कबीरधाम। इधर आ जाते हैं, रायपुर में कोई जिला बना? हाँ, बना, 2 बना, महासमुंद और धमतरी। महासमुंद और धमतरी। 1998 में महासमुंद रायपुर से कटकर बना और रायपुर से कटकर ही धमतरी बना। बस्तर संभाग में 2 जिले बने, कांकेर और दंतेवाड़ा। बस्तर से कटकर एक जिला बना कांकेर और बस्तर से कटकर एक जिला दंतेवाड़ा। ये 1998 के कितने जिले हो गए? 16 हो गए। फिर 2007 में 2 जिले और बने। नीचे बना, नीचे बस्तर संभाग में ही बना 2 जिला। कौन कौन सा? बीजापुर और नारायणपुर किससे कटके बना? बस्तर से। और बीजापुर दंतेवाड़ा से कटके बना। कुल मिलाकर कितने जिले हो गए? 18। 18 के बाद फिर 18 का हो गया ना पूरी। अब सीधे 9 जिले बनेंगे। और कब बनेगा? 2012। 1 मई, सुनो, 1 मई 2012 पड़े ना पर 1 जनवरी। इसमें कहीं पर 2007 वाला जो है ना, उसमें आंकड़ा जो है, एक जो मई है ना, 1 मई, उसमें कई कई जगह 11 मई बताता है नेट में। उस समय बताऊंगा आपको एक्चुअल डेटा क्या है। फिलहाल आ जाइए 1 जनवरी 2012। फिर से 9 जिले बनेंगे छत्तीसगढ़ में। ऊपर सरगुजा संभाग में कितने जिले बनेंगे? 2। एक बनेगा सूरजपुर, एक बनेगा बलरामपुर। अब दोनों किससे कटकर बनेंगे? सरगुजा से। बिलासपुर संभाग में आते हैं, 1 जिला बनेगा। कौन सा? मुंगेरी। बिलासपुर से कटकर मुंगेरी बनेगा। दुर्ग संभाग में आ जाता है, फिर 2 जिले बनेंगे। दुर्ग से कटकर ऊपर वाला भाग बेमेतरा बनेगा, नीचे वाला भाग बालोद बनेगा। रायपुर में आ जाते हैं, रायपुर में फिर बनी 2 जिला बनी, बड़ौदा बाजार और गरिया। रायपुर से कटकर ही बड़ौदा बाजार बनेगा, रायपुर से कटकर ही गरिया बनेगा। फिर बस्तर में आ जाते हैं, 2 जिला बनी। कौन कौन सा? सुकमा और कोंडागांव। कोंडागांव किससे बनेगा? बस्तर से कटकर बनेगा। और आपका सुकमा किससे कटकर बनेगा? दंतेवाड़ा। इस प्रकार से कितने जिले हो गए? 27 जिले हो गए। 27 जिले हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रदेश का 28वां जिला कौन सा बनेगा? गौरेला, पेंड्रा, मारवा। ये किस जिले से कटकर बनेगा? बिलासपुर। ठीक, कब बनेगा? 10 फरवरी 2020। ये बनेगा 10 फरवरी 2020। ये 28वां जिला। अब उसके बाद हमारे यहाँ और जिले बने, 4 जिले और बने। 29वां कौन सा? नगर चौक। 30वां कौन सा? ये 30वां। ये हो गया हमारा 29वां।
31वां कौन सा, 31वां कौन सा है, 31वां ये हो गया, फिर 32वां और 33वां। ठीक, देखो हमको ज्यादा उद्घाटन वर्ष याद रखना है। वैसे सबसे पहले घोषणा देख लेते हैं। घोषणा में देखेंगे हम लोग तो हम लोग को क्या दिखेगा कि 4 जिलों की घोषणा 15 अगस्त 2021 को हो गई, केसीजी को छोड़ दो, केसीजी को छोड़ दो, बाकी जो 4 जिले हैं ना, जैसे आपका ये हो गया घोषणा की तारीख ना, कौन सा तारीख है, 15 अगस्त 2021, केसीजी को छोड़ दो। ऊपर देखो एमसीबी प्लस शक्ति प्लस सारंगगढ़ विजयगढ़ प्लस मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, इनकी घोषणा कब हो गई, 15 अगस्त 2021। एक जो है केसीजी की घोषणा कब हुई, 16 अप्रैल। केसीजी की घोषणा कब हुई, 16 अप्रैल 2022। ये घोषणा का वर्ष है ना। घोषणा ऐसे हुई, अधिसूचना की डेट अलग है और इन जिलों के उद्घाटन या निर्माण की डेट अलग है। जिस दिन फीता उता पर काट कर कोई मक्कार राजनेता जाकर फीता काटता है तो उस दिन उस जिले का उद्घाटन होता है, उस दिन से उस जिले का निर्माण माना जाता है। ठीक, वैसे कौन काटेगा, ऐसा काटेगा सब जगह जाके। ठीक, चलिए अधिसूचना देख लेते हैं एक बार। अधिसूचना देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रपति में कब कब अधिसूचना को देखो, 1 सितंबर 2022 ना, नहीं 23 है, 22 1 सितंबर 2022। इस दिन 3 जिलों की अधिसूचना, 3 जिलों की अधिसूचना जारी होगी। कौन कौन सा, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी एसबी केसीजी, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी केसीजी और एसबी। इन तीनों जिलों की राजपत्र में अधिसूचना कब जारी हो गई, 1 सितंबर 2022। और बाकी जो बचे अधिसूचना 8 सितंबर को जारी हुई एमसीबी और शक्ति की, एमसीबी और शक्ति। 8 सितंबर को 2 जिलों की घोषणा, एमसीबी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और शक्ति। ये इसके पूछने के चांसेस कम है, लेकिन ऐसा मत सोचो कि नहीं पूछा जा सकता ना। हमको ज्यादा क्या याद रखना है, उस जिले का उद्घाटन या निर्माण कब होगा। ठीक, अब उसके आ जाते हैं। 28 तक तो क्लियर है। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी कब बनी भैया, 2 सितंबर, एक बना 2 सितंबर 2023। अरे 22 है, 23 कहां से हो गया, 22 2 सितंबर 2022। ठीक, उसके बाद बारी आ गई किसकी, सारंगगढ़ विजयगढ़ और केसीजी की, सारंगगढ़ विजयगढ़ और केसीजी की। एसबी को अपन लोग 29वां इसलिए लेंगे क्योंकि इसकी घोषणा पहले हो गई। ठीक है, ये 30वां जिला होगा हमारा और 3 सितंबर को बनेगा। एसबी कब बनेगा, 3 सितंबर 2022। ठीक, एसबी के बाद फिर किसकी बारी आ गई, केसीजी। केसीजी केसीजी हमारा 31वां जिला, ये भी कोई 3 सितंबर 2022। ठीक, इसके बाद नंबर आ गया हमारा कौन सा, 32वां जिला एमसीबी, 9 सितंबर। एमसीबी कब, 9 सितंबर 2022। और बचा हमारा फिर शक्ति, ये भी कब आया, 9 सितंबर 2022। यहाँ तक क्लियर है, कहा बनी, यही डेट आपको याद रखना है। और शक्ति वाला मैं भी सोचा था, विवाद है क्योंकि नक्शा मैं भी देखा था, लेकिन हम लोगों को इंतजार करना होगा आर्थिक सर्वेक्षण का, है ना। ये चिप्स वाला बहुत, चिप्स का फुल फॉर्म होता है क्या है, क्या है चिप्स का,
छत्तीसगढ़ इंफोटेक एंड प्रमोशन इंफोटेक एंड प्रमोशनल सोसाइटी, यही है छत्तीसगढ़ इंफोटेक एंड प्रमोशनल सोसाइटी, ऐसा कुछ है चिप्स। देखो वही दिया होगा, सोसाइटी दिया ना, प्रमोशन। चल अब आगे बढ़ते हैं, हमें देखना है क्या इसका भौतिक विस्तार, छत्तीसगढ़ का भौतिक विस्तार। चलिए आ जाओ प्रॉपर, आजकल जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। अरे साला सिंपल सा ले लेते हैं। देखा ये यहाँ बैठता है तो शांति रहता था ना, फिर वहां बैठा। बस 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 थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन कैमरा में सही दिख रहा है। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। तो हमारे पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। काल्पनिक रेखाएं दो तरीके से खींची गई हैं। एक काल्पनिक रेखा आपकी इस प्रकार से क्षैतिज रूप से खींची गई है जिसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और कुछ काल्पनिक रेखाएं लंबवत खींची गई हैं जो हॉरिजॉन्टली खींची गई है ना। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, हमारे ग्लोब पर इस प्रकार की कोई रेखा है नहीं वास्तविक। अब क्षैतिज रेखाएं जो है, एक क्षैतिज रेखा जो ठीक बीच से, इस ये ग्लोब है, ठीक बीच से जो इस गोले के गुजरती है, तो ये जो क्षैतिज रेखा है, जो काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं हैं, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड। और जो काल्पनिक रेखाएं लंबवत खींची गई हैं, इन्हें हम देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। ठीक, पहले अक्षांश पकड़ते हैं। वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी इस गोले के ठीक बीच से गुजरती है। तो जाहिर सी बात, आप देख रहे हो अक्षांश एक वृत्त बना रहा है पूरा, एक अक्षांश, एक काल्पनिक रेखा जो क्षैतिज रूप से खींची गई है वृत्त बना रही है। मतलब अक्षांश क्या है? वो काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर, पृथ्वी के मॉडल पर खींची जाती हैं, जो एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। ठीक, अब ठीक बीच से जो गुजरती है, ठीक बीच से, ये देखो,
तो आपको लग रहा है इस प्लेन से कितने का एंगल बनेगा? ये 0 डिग्री। कोई एंगल नहीं बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हो गया कौन सा? 0 डिग्री। ठीक, ये कौन सा हो गया? कौन सा अक्षांश हो गया? ये 0 डिग्री। ठीक, अब 0 डिग्री, अब ये जो अक्षांश होता है 0 डिग्री, इसे हम क्या क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। जो इस भू को मध्य से काटती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है यानी कि लैटिट्यूड है, ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। एक गोले को आधा आधा भाग में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री के ऊपर हर एक काल्पनिक रेखा 1 डिग्री, अब कुछ एक काल्पनिक रेखा इसके ऊपर से गुजरेगी जो कितना बनाएगी, कितना एंगल बनाएगी? कोण 1 डिग्री। तो दूसरी वाली 2 डिग्री बनाएगी, तीसरी वाली 3 डिग्री बनाएगी, 4 5 6 10 20 ऐसा करते हुए यहाँ पर एक बिंदु में कन्वर्ट हो जाएगी, उत्तर ऊपर जाकर एक बिंदु में कन्वर्ट हो जाएगी। उसको हम एक वृत्त नहीं मान सकते। जो 90 डिग्री का, तो वो पृथ्वी के केंद्र से कितना डिग्री बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। तो इसीलिए इसको हम कौन सा बोलेंगे? कौन सा अक्षांश है ये? 90 डिग्री अक्षांश। 90 डिग्री अक्षांश। इसी प्रकार 1 2 3 ऐसा करते हुए हम यहाँ पर पहुंचेंगे, ये भी बिंदु में परिवर्तित हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री अक्षांश। लेकिन ये भी 90, ये भी 90। 0 के ऊपर इधर भी 1 2 3 4 5, 0 के ऊपर इधर भी 1 2 3 4 5। ये अक्षांश है, लेकिन दोनों अक्षांश अलग अलग है ना। ये उत्तरी गोलार्ध वाले अक्षांश है, ये दक्षिणी गोलार्ध वाले अक्षांश। तो हम नामकरण कैसे करेंगे? जो 0 डिग्री ऊपर होगा इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये किसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड मतलब उत्तरी अक्षांश। उसी प्रकार 1 2 3 यहाँ तक हम पहुंचेंगे, इसको क्या बोलते हैं? पहुंचेंगे सदर्न लैटिट्यूड, दक्षिणी अक्षांश। ये पढ़ेंगे, क्लियर है कि नहीं है? ये हो गया हमारा अक्षांश। ठीक, अगर हमें किसी पृथ्वी पर किसी की भी स्थिति या कोई देश हो, कोई जगह हो, हम अगर बता दें अक्षांश की उसकी लोकेशन कि भाई इस काल्पनिक 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये फलाना देश पड़ता है, तो हम इतना तो जान जाएंगे अक्षांशों की जानकारी से कि वो देश नीचे वाले हिस्से में ऊपर वाले हिस्से में, इतना जान जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन फिर भी किसी विशेष जगह को आइडेंटिफाई करना ग्लोब में फिर भी बहुत मुश्किल है। उत्तरी गोलार्ध बहुत बड़ा है, यहाँ से चलना शुरू हुए पर 1 डिग्री तो यहाँ भी जा सकते हैं, 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 इतना पॉइंट है 1 डिग्री का, तो मुश्किल है। तो हमें किसी स्थान को, किसी देश को, किसी जिले को या कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है अगर एकदम पिन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें देशांतर की भी जरूरत पड़ती है। और देशांतर क्या है? मतलब अक्षांश से हम ये बिल्कुल स्पष्ट जान जाएंगे कि कोई देश या कोई स्थान उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध, ये तो जानते हैं। अब लंबवत जो रेखाएं खींची गई हैं, अच्छा इस प्रकार से 0 डिग्री के ऊपर कितनी रेखाएं, कितनी काल्पनिक रेखाएं? क्षैतिज रूप से 90, 0 डिग्री के नीचे 90, कुल मिलाकर कितने अक्षांश है पृथ्वी पर? 181। 0 डिग्री भी को भी देख गिनेंगे, ये भी तो एक अक्षांश है। 90 ऊपर 90 इधर और एक प्लस 181। लेकिन कई बार कई जगह ऐसा होता है कि इनको एक पूर्ण वृत्त नहीं माना जाता। जो उत्तरी ध्रुव है, जो ये है ना 90 डिग्री अक्षांश, और दक्षिणी ध्रुव पर ये 90 डिग्री अक्षांश, इन्हें पूर्ण वृत्त नहीं माना जाता, ऊपर जाकर डॉट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऐसा मानते हैं तो कुल मिलाकर कितने अक्षांश है पृथ्वी पर? 179। 2 घटा दो, एक ये बिंदु वाला और एक ये बिंदु, क्योंकि बिंदु को हम रेखा नहीं कहते, बिंदु को हम रेखा नहीं कहते। बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर एक रेखा का निर्माण होता है मैथमेटिकली चले तो। ठीक, मतलब नॉर्मली आपसे पूछे तो कितने अक्षांश है ग्लोब पर? 181। 90 ऊपर 90 नीचे प्लस 0 डिग्री को जोड़ लो 181। लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को यदि बिंदु मान लिया जाए तो कितने अक्षांश? एक एक घटा दो, 179। ऊपर 89, नीचे 89 प्लस 0 डिग्री। अब आ जाए लंबवत। अब देशांतर पे आ जाते हैं। वो काल्पनिक रेखाएं
जो लंबवत पृथ्वी के गोले पर मॉडल पर खींची गई है वो क्या कहलाती है? देशांतर या लॉन्गिट्यूड। ठीक, बस अंतर ये है देशांतर और इसमें कि यहाँ पर एक देशांतर पूर्ण वृत्त नहीं बनाता, पूर्ण वृत्त नहीं बनाता। वो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि अगर कोई भी देशांतर यहाँ से निकलता है तो वो ऐसा एक सर्कल मान भी लेते हैं, दूसरा निकलेगा फिर वो ऐसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर 2 बार काटेगा एक दूसरे को। कोई भी वृत्त अगर मान लेते हैं तो 2 बार काटेगा एक दूसरे को, तो यहाँ पर उसे हम पूर्ण वृत्त नहीं मानते, हम अर्धवृत्त मान सकते हैं। एक देशांतर एक अर्धवृत्त तैयार करेगा। एक देखो जैसे 0 डिग्री, अब 0 डिग्री देशांतर एक होगा 0 डिग्री, जो अगर 0 डिग्री आप ऐसा देख लो, ये 0 डिग्री एक ठीक बीच से गुजरे तो पृथ्वी को फिर से 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। किसमें बांटेगा? ये तो इसने तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये किसमें बांटेगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर 2 भागों में बांट देगा। ठीक, बराबर। और वो जो अपने उस प्लेन से, ऑर्बिटल प्लेन से कितना डिग्री बनाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री बनाएगा, तभी से हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अच्छा, अब इस पृथ्वी पर ये 0 डिग्री हो गया। अब ये बताओ, इस प्रकार से एक पूरा चक्कर लगाने में, एक वृत्त का पूरा चक्कर लगाओगे कितनी डिग्री बनती है वृत्त? 360 डिग्री। अगर 0 डिग्री एक बन रहा तो 1 डिग्री एक होगा देशांतर, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री, ऐसा 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 270, फिर कितना? 360 होगा। 360 देशांतर होंगे इस पृथ्वी पर खींचे जाएंगे तो ऐसे 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 ऐसे। ठीक, 360। तो कुल मिलाकर कितने देशांतर हैं ग्लोब पर? 360। 360। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर कि जैसे यहाँ 0 डिग्री के जोड़े थे वैसे ही वहां क्यों नहीं हुआ? वहां इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये 0 डिग्री कॉमन है, इधर से भी आए तो कॉमन है, इधर से भी आ जाए कॉमन है। अच्छा, ये 0 डिग्री हो गया। ये 0 डिग्री में ठीक पीछे कौन सा वाला होगा? 180 डिग्री होगा। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा। 90 डिग्री का बनाना है केंद्र से, 95, 92, 93, 180 ठीक इसके पीछे, फिर 181, 82, 83, 84 ऐसा बढ़ते हुए आएगा। 0 डिग्री यहाँ 180 नहीं, सॉरी 180, यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में शुरू होगा फिर से 1 2 3 4 5 180। 180 कॉमन हो गया दोनों के लिए। 180 कॉमन हुआ ना, इधर से आप 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे 180 तक पहुंचे, इधर से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 180 तक पहुंचे। 180 डिग्री कॉमन हो गया दोनों के लिए, दोनों तरफ से गिनती में, इसीलिए 360 ही देशांतर होंगे। ठीक, अब देशांतर से भी हमें स्थिति पता लग जाएगी। मान लो किसी का लोकेशन हमें ये बताया गया कि भैया वो है 23.5 डिग्री, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खड़ा है। हमें ये पता हो गया स्पष्ट कि भैया वो यहाँ पर तो नहीं ना। अब अगर हमें किसी ने ये बता दिया, अब देखो कैसे गणना होगी। ये ईस्टर्न है ना, तो 1 डिग्री क्या कोई ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे? पूर्वी देशांतर पढ़ेंगे इसको। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री, 91 डिग्री, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर। इधर आ जाओ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री ऐसा करके हम इधर क्या पढ़ेंगे? वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पश्चिमी देशांतर पढ़ेंगे। अगर हमें किसी ने बता दिया कि वो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, कहाँ खड़ा है? उसका अक्षांशीय स्थिति क्या बताया गया? 23 डिग्री उत्तरी देशा अक्षांश बताया, और देशांतर में उसी क्या बताया? 10 डिग्री पूर्वी। मतलब हमें ये पता चल गया वो यहाँ भी नहीं है। वो कहाँ है? इस क्वार्टर में है, पृथ्वी के इस हिस्से में है। अब देखो यहाँ से चलो, जहाँ 23 डिग्री और ये 10 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यहीं पर वो व्यक्ति खड़ा है। इस प्रकार से हम इस पृथ्वी पर किसी भी स्थल की वास्तविक लोकेशन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद आप सामान्य तौर पर देखो, वो ज्योग्राफी में देखेंगे अपन, तो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? जैसे ये 0 डिग्री ना, ये 1 डिग्री, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? अक्षांश के बीच की दूरी 4 मिनट नहीं होती, वो दूरी है 111 किलोमीटर, लगभग 111। अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग वो घट बढ़ सकता है, वो आप ज्योग्राफी देखना की जरूरत नहीं है। लेकिन
दो देशांतर के बीच की दूरी 0 डिग्री से 1 डिग्री देशांतर ये है ना। अब ये इसके बीच की भी दूरी होती है, लेकिन देशांतर का वास्तविक मकसद क्या है? समय का अंतराल निकालना। ये पूरे एक बिंदु, सुनो, पृथ्वी अपने अक्ष पर, काल्पनिक अक्ष पर 24 घंटे में चक्कर लगाती, 24 घंटे में पूर्ण चक्कर लगाती, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन मान लो 24 घंटे में चक्कर लगाती है, चक्कर पूरा। मतलब ये बिंदु वापस घूमकर इस बिंदु अपने उसी वापस एक्चुअल लोकेशन में आने में कितना समय लेगा? 24 घंटा ना। मतलब कोई एक बिंदु यहाँ है और वो 1 डिग्री मूव करता है, तो कितना समय लगेगा उसको? अपनी पोजीशन यहाँ से 0 डिग्री में खड़ा है मान लो, और 1 डिग्री में मूव करना चाहता है, 1 डिग्री में कितना मिनट लगेगा उसको? 4, है ना। 2 डिग्री, 2 देशांतर के बीच का अंतराल कितना? 4। तो 1 घंटा अंतराल कितने डिग्री में आ जाएगा? 15 डिग्री में आ जाएगा, है ना। मान लो कि कोई 0 डिग्री पर खड़ा है, आप वो पहुंच गया कहाँ? 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पहुंच गए। हमें निकालना है कि वो 0 से कितने समय में यहाँ पहुंच गया। तो हम कैसे निकालेंगे भैया? 1 डिग्री के बीच में अंतर 4 मिनट, 15 × 4 कितना हो जाएगा? 60 मिनट। मतलब 1 घंटा लगेगा उसे 15 डिग्री की दूरी पूरा करने में, है ना। अच्छा, इससे हम अब देखो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण, अब मैं 2 महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर की बात करता हूँ। देखो इस पृथ्वी पर ये तो बहुत सारे अक्षांश है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण अक्षांश हम पढ़ते हैं। एक तो ये 0 डिग्री जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। एक ऊपर वाला 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और एक नीचे वाला 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इस लाइन का नाम भी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, और इसको कहते हैं अपन मकर रेखा, है ना। अब भाई हम भारत में पहुंच जाते हैं। भारत तो यहाँ से बिल्कुल नहीं गुजरता। अगर भारत से ये गुजर रहा होता तो यहाँ पर कोई गोरा नहीं होता, सब एकदम कलवे होते भक ना, सब वो अपन पहुंच जाते उड़ीसा साउथ जैसा ये ऐसा हो जाता। ठीक, मेरे को कोई फर्क पड़ता ही नहीं, अपन हर जगह मिक्स हो जाते हैं। ठीक, कर्क रेखा भारत से इन तीनों महत्वपूर्ण अक्षांशों में एक अक्षांश गुजरता है भारत से, वो है कर्क रेखा। और भारत में छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ राज्य से ये भी रेखा गुजरती है, ये भी रेखा गुजरती है ना। हमारे भारत से केवल इन तीनों महत्वपूर्ण उसमें कौन से रेखा गुजरती है? ये। ठीक, इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण देशांतर भी हैं, कुछ महत्वपूर्ण देशांतर भी हैं। जैसे ये दिख रहा है तुम लोगों को? चलो अब देखो कुछ महत्वपूर्ण देशांतर देख लेते हैं। वो काल्पनिक रेखा प्राइम मेरिडियन कहलाती है, जो 0 डिग्री, जो ठीक 20 से इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उसे और कितना 0 डिग्री बनानी हो। इसे हम प्राइम मेरिडियन इसलिए कहते हैं, देखो हमें दो चीजें पूरे विश्व में 2 चीजों में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम 2 चीजों को आधार मानते हैं, 2 देशांतर। एक तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इसे पूरे विश्व का बेस टाइम मान लिया गया। उसी टाइम के आधार पर हम कंफ्यूजन नहीं होंगे, हमें पता लग जाएगा कि भैया पृथ्वी के उस भाग में वो कितना घंटा आगे कितना घंटा पीछे। तो आप देखो 0 डिग्री ना, ये 0 डिग्री हो गई।
तो ये लंदन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच एक जगह है, वहीं से गुजरती है जहाँ रॉयल उस लेबोरेटरी का नाम क्या है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी। तो इसी को आधार मान लिया गया कि 0 डिग्री यहीं से गुजरती है, यही का समय आधार होगा पूरे विश्व में। तो देखो अब मान लो पृथ्वी जो होती, मान लो नहीं ये जान लो, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब। अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है पश्चिम से इस दिशा में घूमती, पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती और साथ में सूरज के चक्कर में लगाती रहती है ना। अब ऐसा यदि होता है तो इसका मतलब ये है कि इस जो हमारा 2D, इसको हम 2D में ले आए, ये जो गोला था इसको 2D में ले आए, मतलब ये पूरब की ओर घूमती तो सबसे पहले मान लो मैं सूरज हूँ, तो जो पूरब वाली जगह सबसे पहले वो मेरे सामने आएगा, तो वो सबसे पहले दिन वहां होगा, ठीक। भले मेरे सामने आएगा तो वहां अंधेरा छा जाएगा, लेकिन आपको मानना है कि सूरज है, चमक रहा है, और पूरब में जो जगह है वो पहले घूमकर मेरी तरफ आएगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब होने मतलब इधर सूरज पहले निकलेगा, इधर दिन पहले होगा, ठीक। इधर दिन पहले होगा मतलब समय का अगर फिर देखें तो लंदन के समय में, लंदन में अगर 12 बज रहा है तो जाहिर सी बात है ये 12 बजे से आगे चलेंगे, आगे चलेंगे ना, दिन पहले हुआ इधर, इधर 12 बज रहा है तो इधर मान लो 12 इधर 0 डिग्री है ना, 60 डिग्री, मान लो ये वाली पोजीशन कौन सी है, 60 डिग्री, पूर्वी देशांतर होगा, जाहिर सी बात। 60 डिग्री में अगर सुबह के 5 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, ये समय पहले चला, सूरज पहले होगा ना इधर, सुबह के 5 बज रहे हैं, तो ये जो 0 डिग्री है ये हमसे कितना डिग्री पीछे है, 60 डिग्री पीछे। 0 डिग्री पर मान लो होनोलुलु एक जगह है, और ये है झुमरी तलैया, झुमरी तलैया में सवेरे के 5 बजे है ना। होनोलुलु कितना डिग्री पीछे है, 60। 15 डिग्री में 1 घंटा का अंतर होता है, तो 60 डिग्री में 4 घंटे का अंतर हुआ। तो मुझे बताओ अगर सवेरे का 5 बज रहा है, इधर क्या बज रहा है, रात का 1, यहाँ पर रात का क्या बजेगा, रात का 1, मतलब 4 घंटे बाद यहाँ सूरज उगेगा, इसको 4 घंटा लगेगा और उस पोजीशन में आने में, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा अब मान लो यहाँ पर 60 डिग्री पीछे, 60 डिग्री ये कौन सा है, पश्चिमी देशांतर, और ये कौन सा है, पूर्वी देशांतर, 4 घंटा पीछे। अगर यहाँ रात का 1 बज रहा है तो 60 यहाँ पर इस लोकेशन में क्या बज रहा होगा, अभी नहीं, अभी दिन में मत, दिन में मत, समय में, यहाँ बज रहा है रात का 9, रात का 9, ये इससे 4 घंटा आगे, रात का पहले बज चुका है, ये जाहिर सी बात है इससे 4 घंटे आगे होगा। पश्चिम से पूरब की ओर जो जगह है वो समय से आगे होगा, ठीक है, इससे ये आगे है, इससे ये आगे, ये देखो 4-4 घंटे का अंतर, तो समझ गए, पूरब वाला जो जगह होगा वो आगे चलेगा, समय आगे चलेगा, इसीलिए तो हम भारत इसको 0 डिग्री मानते हैं। अगर यहाँ दिन का 12 बज रहा है तो भारत कितना जीएमटी आगे है, 5.5 घंटे। अगर वहाँ दोपहर का 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ क्या हो रहा होगा, शाम का 5:30, हमारे यहाँ सूरज पहले निकल चुका है, तो हमारे यहाँ शाम भी पहले, और ये शाम अभी इसका होना बाकी, हम 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं, हमें पता लग जाएगा भैया हमारे यहाँ शाम का 5:30 बज रहा है, तो लंदन में कितना बज रहा होगा, दोपहर का 12, पता लगा नहीं, पीछे चलना हमसे। अच्छा इसी को अपन बोलते हैं जीएमटी, क्योंकि इसको बोलते हैं ग्रीनविच से गुजर रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको, ग्रीनविच मीन टाइम, इसको क्या बोलते हैं, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। तो भारत कितना जीएमटी आगे है लंदन से, 5.5 घंटे। इसका मतलब यह है कि हम भारत का जो देशांतर जो गुजर रहा होगा उस पता लगा सकते हैं, या देशांतर जो गुजर रहा है उससे पता लगा सकते हैं कि हम लंदन से कितना आगे। जाहिर सी बात है हम आगे होंगे क्योंकि हम इधर लोग स्थित हैं, है ना, पूर्वी देशांतर में स्थित है, लंदन से हम आगे हैं पूरब की तरफ, मतलब हम उससे समय में आगे चलेंगे,
हमारे यहाँ दिन पहले होगा। तो हमारा जो अक्षांशी विस्तार मान लो 80 डिग्री शुरू हो जाता है। अरे 82.5 तो 20 से गुजरता है, लेकिन भारत का जो कोना है, पश्चिमी कोना शुरू हो जाता है। चलो 82.5 मान लो, कितने डिग्री का अंतर है? 82.5 डिग्री का अंतर है, लगभग 5.5 घंटा होना चाहिए। 5.5 घंटा होना चाहिए ना डिग्री के हिसाब से। वो बात का विषय है, आप बाद में देखना। ऐसे उस हिसाब से हमारे यहाँ 2 GMT होने चाहिए, हमारे यहाँ 2 IST होने चाहिए ना। 0 डिग्री को क्या मानते हैं? IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। IST देखा भी बोलते हैं इसको। अच्छा, इसके ठीक पीछे 180 डिग्री है। ये है, मैं सामने ले आया इसको, 180 डिग्री को सामने ले आया। ये पीछे जो इसके पीछे है उसको आपके सामने ले आया ना, रिवर्स करके। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, पहले तो आपका सवाल ये होगा कि साला ये सीधा क्यों नहीं खींचा? सीधा इसलिए नहीं खींचा कि भैया इधर उधर समुद्र, टापू, द्वीप और भूमि है। आप अगर मान लो, इसको मान लो कि मान लो भूमि होती ना, यहाँ पर एक भूमि, एक ठीक बीच से खींचा और ये भूमि यहाँ है, पूरी भूमि के बीच से निकाल दिया, तो पता चला कि इस रेखा के इधर वाला व्यक्ति की दिन अलग चल रहा है, इधर वाले व्यक्ति की यहाँ दिन अलग चल रहा है। मतलब एक ही जिला है, मान लो वहां से गुजर रहा है, तो इस रेखा की इधर अलग दिन चल रहा है, इस रेखा के दिन अलग दिन चल रहा है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसा इसलिए किया गया कि इसको मोड़ मार कर केवल समुद्री मार्ग से निकाला गया। जहां जहां समुद्र है, जहां जहां भूमि, वहां से मोड़ दिया, समुद्र से गुजारा गया। कि समुद्र में तो वहां लोग नहीं रहेंगे ना, वहां तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कम से कम मान लो 2 टापू है तो चलो क्लियर रहेगा, कुछ टापू में वो टापू हमसे एक दिन आगे चलेगा, हर एक दिन हम पीछे चलेंगे। अच्छा सुनो, अब ये दिन वाला चक्कर आपके फिर फंस गए होंगे, कैसे साला दिन बदल रहा है। सुनो भाई, जब 0 डिग्री से हम बात करते हैं, 0 डिग्री से हम पूरब की ओर जाएंगे तो समय आगे चलता है, 0 डिग्री से हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय पीछे चलता है। ये तो हम कंसेप्ट समझ गए कि सूरज उगता है पूरब से, और वो कैसा क्यों ना आभास होता है? सूरज उगता नहीं, आभास होता है। किसकी वजह से? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती, इसलिए हमें आभास होता है कि सूरज पूरब से उग रहा है। ठीक है, समय का ज्ञात हो गया, आगे पीछे का। अब हम दिन की बात करें। हमारे इसी पृथ्वी पर कुछ जगह दिन तारीख अलग होती है, कुछ जगह तारीख अलग होती है। वो कैसे होती है? देखो, 12 घंटे 24 घंटे समय लेता है ये पूरा एक चक्कर लगाने में। मतलब कोई भी हिस्सा सूरज के सामने 12 घंटे सामने रहता है। पृथ्वी का आधा हिस्सा हमेशा सूरज के 12 घंटे सामने रहता है, आधा हिस्सा उसके पीछे रहता है। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एक वक्त पर चले जाएंगे तो हम देखेंगे पृथ्वी, मैं सूरज हूँ, आधा हिस्सा ही मेरी रोशनी पहुंचेगी पृथ्वी की इस कोने से इस कोने तक, और आधा हिस्सा हमेशा अंधेरे में होगा। कोई भी सेकंड ले लो, कोई भी सेकंड, उस हर एक सेकंड में पृथ्वी का आधा हिस्सा सूरज के सामने होगा, आधा हिस्सा पीछे होगा। मतलब ये है कि आधे हिस्से में अंधेरा चलेगा 12 घंटे तक अंधेरे में रहेगा, 12 घंटे तक उजाले में रहेगा। कोई हिस्सा मान लो एकदम इधर आ गया, घूमकर आ गया, आधा चक्कर जब तक 12 घंटे में लगाएगा तब तक सूरज के सामने रहेगा, सूरज की रोशनी आएगी उस जगह पर। मान लो ये होनोलुलु है, यहाँ पे है, 12 घंटे अंधेरे में है ना, तुरंत सामने आया, सूरज को उजाला पड़ गया। 12 घंटे पूरा आधा चक्कर लगाने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगाएगा, मतलब 12 घंटे तक सूरज के सामने रहेगा वो, तो 12 घंटे तक वहाँ दिन रहेगा। 12 घंटे बाद वो उल्टी दिशा में चला जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। अच्छा, अब 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी रेखा इसलिए बोलते हैं जो इसमें ठीक पीछे है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जानते हो रात के 12 बजे दिन बदल जाता है, तारीख बदल जाती है रात के 12 बजे। मान लो यहाँ पर दोपहर का 12 बजा है, इस जगह पर ये मान लो अपना होनोलुलु है और दोपहर का 12 बजा है। ये आधा चक्कर लगाने में, पृथ्वी का आधा चक्कर लगाने में 12 घंटा लेगा। 12 घंटे बाद ये होनोलुलु कौन सी स्थिति में आ जाएगा? पीछे आ जाएगा, 180 डिग्री की स्थिति में आ जाएगा, वहां अंधेरा चालू हो जाएगा। मान लो अभी सूरज यहाँ है,
सूरज यहाँ है ना, तो 12 सूरज यहाँ है और ये भी इसको होनोलुलु यहाँ पे था, उजाला हो गया यहाँ पर, उजाला हो गया और 12 घंटे इसको यहाँ से लेकर यहाँ आधा चक्कर लगाने में लगेगा, उजाला रहेगा। लेकिन मान लो यहाँ पर 12 बजाए तो आधे घंटे बाद 12 घंटे बाद समय क्या होगा, यहाँ रात का 12 बजेगा, ये पहुंच जाएगा किधर, 180 डिग्री पीछे पहुंच जाएगा, तो रात का 12 बज जाएगा, दिन का 12 से रात का 12, और रात के 12 में दिन बदल जाता है, रात के 12 में दिन बदल जाता है ना। अच्छा ठीक, ये सब हो रहा है। अब हम ये पहुंच जाते हैं 180 डिग्री है, होनोलुलु वहां था, वहां से घूमकर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया वापस यहाँ, मतलब अभी 180 डिग्री क्रॉस कर लिया ना। होनोलुलु ये है, गया 180 डिग्री क्रॉस करके आ गया, यहाँ क्रॉस कर लिया 180 डिग्री, यहाँ आ गया, मतलब यहाँ पर होनोलुलु में कितना तारीख, 16 अक्टूबर ना, ये इधर से घूम के वहां आ गया। अब जो जगह, मान लो होनोलुलु के इधर एक जगह है, ये अभी इसको 180 डिग्री में क्रॉस करने में टाइम लगेगा थोड़ा, मान लो कोई जगह है यहाँ से 15 डिग्री के अंतराल में है, इसको अभी कितना समय और लगेगा 180 डिग्री क्रॉस करने में, 1 घंटा और लगेगा, 1 घंटा और लगेगा, मतलब वो 1 घंटा पीछे। अभी इस जगह पर तारीख बदल गई, 12 बजे 16 अक्टूबर हो गया, लेकिन इस जगह को अभी 16 अक्टूबर नहीं हो रहा होगा, यहाँ तक 15 अक्टूबर ही हो रहा होगा, 1 घंटे बाद 180 क्रॉस करेगा तो तिथि बदलेगी वहां, समझ रहे हो नहीं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो ये रात के 12 बजे 180 डिग्री मतलब आधा चक्कर पहले लगा लेगा, वहां तारीख बदल जाएगी, रात के 12 बजे से तारीख 16 अक्टूबर हो जाएगी। लेकिन क्या इस जगह पर अभी 16 अक्टूबर हुआ, ये तो 1 घंटा पीछे चल रहा है ना, इससे 1 घंटे बाद इस यहाँ पर 16 अक्टूबर होगा। चलो ठीक, यहाँ देख लो, यहाँ पर एक जगह है 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री जैसे क्रॉस किया तारीख बदल जाएगी, पश्चिम से पूरब की ओर चलने में तारीख बदल जाएगी। क्यों बोलो, ये भी तो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है और ये भी पश्चिम में है तो पूरब की ओर जाएगा, तो पश्चिम से पूरब जाने में मैं कह रहा हूँ, यहाँ से कोई फ्लाइट पकड़ा और यहाँ पहुंचा, ठीक, यहाँ से 180 डिग्री समझो, इसको 0 डिग्री मत समझो, 180 डिग्री है ना, अभी ये जगह 180 डिग्री के पीछे है और ये 180 डिग्री क्रॉस कर चुका, पश्चिम से पूरब बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, अभी क्लियर है। 180 डिग्री सामने नहीं लाया था तो कल दिक्कत होगा, 180 डिग्री सामने ले आए, अभी ये जगह 180 डिग्री क्रॉस नहीं की है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है और ये क्रॉस कर चुकी है, मतलब यहाँ पर तारीख क्या होगा, यहाँ पर नहीं, ये हो गया 16 और ये हो गया 17, ये तारीख आगे निकल चुका है। अब उसके बाद आप बताइए कि समय का पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं तो समय का लाभ होगा घाटा होगा, 180 डिग्री क्रॉस कर चुके, हाँ वो पीछे है और ये आगे है। देखो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ये पहले अरे हाँ यार, तो पीछे चले गए ना हम लोग, पीछे चले गए हम लोग, इसको हम पीछे चले गए ना, इसके पीछे चले गए हैं तो क्या हुआ, ये क्रॉस कर चुका है 180 डिग्री, तो ये पहले पहुंच चुका है। यहाँ पर क्या है, कौन सी तारीख है, 16, यहाँ पर है 16 मान लो, तो यहाँ पर कौन सी तारीख चल रही है, 15, यहाँ 15 चल रही, रुक जाओ कोई कंफ्यूजन है। देखो मैं क्या किया कि ये होनोलुलु है, ये होनोलुलु, ये आ गया, ये होनोलुलु है यार, जल्दी चलेंगे, होनोलुलु जुमले चलेंगे, थोड़ा समय बाद, ये क्या है, होनोलुलु जुमले चलेंगे, ये क्या है, ये अबे ये होनोलुलु क्रॉस कर चुका है, ये जुमली तक,
ठीक। अब इसका मतलब ये है कि होनोलुलु पहले 180 डिग्री क्रॉस करके आ चुका है, वहां पर समय क्या हुआ 16 तारीख हो गया, और अभी यहाँ नहीं। इन दोनों के बीच में अंतर होगा। आप यहाँ से फ्लाइट पकड़कर अगर यहाँ चले जाओ, पश्चिम से फ्लाइट पकड़ो पूरब की ओर चले जाओ, वहां समय आगे चल रहा है, वहां समय आगे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ समय के बाद आप वहां पहुंचोगे तो वहां पर तारीख कुछ और होगी, पता चला वहां कितना तारीख है 15 तारीख, और उसके यहाँ तारीख क्या थी 16, और उसको एक दिन का लाभ और मिल गया, वहां 1 महीने रहेगा तो 1 दिन पीछे चल रहा है, 1 दिन फायदा हो गया। तो पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर डे प्लस होता है, क्या होता है 1 दिन का लाभ। लेकिन उल्टा अगर यहाँ से इधर की ओर जाएंगे तो हमारा क्या होगा डे नुकसान हो। ठीक, इधर से गया, इसके यहाँ 15 तारीख थी, 2 घंटे में उधर पहुंच गया, देखा 16 तारीख है, बोला साला मेरा 1 दिन तो घप हो गया, उसका 1 दिन का नुकसान हो। ये कंसेप्ट है। रुक जाओ, बस छत्तीसगढ़ में पहुंचे। अब देखो छत्तीसगढ़ अक्षांशी विस्तार को जाने दो, सीधी मैप। मैं बताता नहीं है, लेकिन कल का खुद ही अधूरा छोड़ के चला गया, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये लो, इस पे देख लो। चलो भैया, वो जो कर्क रेखा है, जो अक्षांशी छत्तीसगढ़ का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार, जाहिर सी बात है भैया 0 डिग्री यहाँ है, 0 डिग्री देशांतर यहाँ कहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 4 बढ़ते हुए यहाँ पर यहीं पर भारत है, इस साइड भारत है, तो इधर भारत के अंदर छत्तीसगढ़ भी है, तो अक्षांश कौन सा पूर्वी देशांतर आता होगा। अक्षांश कौन सा, इधर 0 डिग्री होगा, मान लो इधर नीचे कहीं 0 डिग्री, हम उत्तरी गोलार्ध में है ना भारत, तो अक्षांश कौन सा होगा, सबसे ये वाला बिंदु कौन सा है सुषमा। तो कौन सा अक्षांश हमारे इस दक्षिणतम सीमा से गुजरता है, इसका नाम, इसका कितना है ये 17 डिग्री 46 मिनट, कौन सा अक्षांश होगा उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक, अच्छा 18 19 20 21 ऐसा गुजरेगा। एक महत्वपूर्ण अक्षांश हम जानते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं कर्क रेखा। तो हमारे भारत से गुजरती है और संयोगवश हमारे छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। तो कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है। सबसे कोने में इधर एमसीडी प्लस कोरिया प्लस सूरजपुर प्लस कोल्हान, इन 4 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ेगा ये, तो ये सबसे हमारा उत्तरी बिंदु कहाँ है बलरामपुर में। तो एक अक्षांश, जाहिर सी बात है एक अक्षांश उत्तरी सीमा से भी गुजर रहा होगा, ये कौन सा है, ये है 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अगर हमें कोई बोले कि छत्तीसगढ़ किन 2 अक्षांशों के बीच स्थित है, तो हम जान बता देंगे 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है छत्तीसगढ़। अक्षांशी विस्तार ये हो गया। अब देशांतर में आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री यहाँ है, तो जाहिर सी बात है हम कौन से पूर्वी देशांतर में होंगे, पूर्वी देशांतर में होंगे। चलो भैया 0 0 शुरू करते हैं। सबसे पश्चिमी सीमा कहाँ से गुजरता है, बीजापुर, तो भोपालपट्टनम तहसील से गुजरता है। ए कौन सा अक्षांश, ये कौन सा 0 1 बढ़ते हुए कौन सा 80, मुझे भी ढंग से याद नहीं, 80 डिग्री 15 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर बढ़ता हो गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये जो सबसे कोना है जशपुर, कौन सा अक्षांश यहाँ से गुजरता है, ये गुजरता है 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर।
तो अगर कोई हमसे पूछे कि छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार क्या है, हम कहेंगे 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित। इस प्रकार से हम एग्जैक्ट छत्तीसगढ़ का ग्लोबल लोकेशन बता सकते हैं। लेकिन जैसे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को हम जीएमटी कहते हैं, तो पूरे विश्व के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है। उसी से हम पता लगाते हैं समय से आगे चल रहे हैं, समय से पीछे चल रहे हैं, कितना समय आगे चल रहे हैं, कितना समय पीछे चल रहे हैं। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ भारत का भी एक आईएसटी है, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ठीक। और उसे हम किसको मानते हैं? 82.5 डिग्री भारत से गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है मिर्जापुर से, यूपी के मिर्जापुर से गुजरता है ना। वही 82.5 देखो 80 और 84 मतलब 82.5 हमारे यहाँ से भी गुजरेगा। और एक और चीज, ये जो हमारा ये इसको कैसे असल में छत्तीसगढ़ एकदम ऐसे खाना थोड़ी दिखे, कैसे दिखे? अरे कैसे दिखे? वही बात सही। भैया बस रुको, बस हो गया, बहुत बस वही गुजारना है। देखो भैया असल में छत्तीसगढ़ की स्थिति ऐसे दिखाई देती, सीधा ही है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश से जो हिस्सा कटा था वो थोड़ा ऐसा है, नक्शे में ऐसे ही दिखाई देता है। एकदम ऐसे सीधा मत कर देना, घोड़ा थोड़ा तिरछा है। अब इधर देखो, अब 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री देखो, जो मिर्जापुर से गुजरती है भारत से, वो छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है। आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है। यहाँ से कहाँ से एंट्री मारता है? बलरामपुर, बलरामपुर से सूरजपुर, सूरजपुर से सरगुजा, सरगुजा से कोरबा, ये कोरबा से गुजरा, फिर जांजगीर चांपा। अच्छा अब ये थोड़ा यहाँ पर डाउट है, अब शायद ये शक्ति रुक जाओ बड़ौदा बाजार। अब बड़ौदा बाजार से भी पता नहीं जाए ना जाए, महासमुंद और गरियाबंद को बिना छुए निकल जाए। ये बनेगा वास्तव, बहुत कुछ बदलेगा। रुक जाओ, अभी स्थिति बदलो चिप्स के अनुसार, फिर चिप्स के पीछे बढ़ा कोरिया चिप्स के अनुसार, कोरिया बताऊं चिप्स के अनुसार है ना। चिप्स बोलता है बलरामपुर से नहीं कोरिया से गुजरता है। मैं बता रहा हूँ, सुनो ये कुछ स्थिति बनेगी जहां स्पष्टता अभी भी नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये गरियाबंद से नहीं गुजरती, मतलब गरियाबंद से थोड़ा सा बाहर निकल जाती। अगर ऐसे हम लेंगे रुको, कोरिया लेंगे अभी, पहले किसके अनुसार है? छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, लेकिन डेटा हमारे सामने है नहीं, क्यों? नए जिले बने। अगर इस हिसाब से पहले चल रहे थे तो बड़ौदा बाजार से गुजरना था। पहले की स्थिति क्या थी देखो, पहले की स्थिति जब ये 4 जिले नए जिले नहीं बने तब ये गुजरता था बड़ौदा बाजार से, बलरामपुर से बलराम, उसके बाद सूरजपुर, उसके बाद सरगुजा, उसके बाद कोरबा, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा जैसी, उसके बाद बड़ौदा बाजार डीबी, उसके बाद महासमुंद। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए बस। पहले ये 7 था ना। ये किसके अनुसार है? सीजी इकोनॉमिक सर्वे, ये सीजी इकोनॉमिक सर्वे। और चिप्स के अनुसार डेटा अलग था। चिप्स के अनुसार देखो
चिप्स के अनुसार ये देखो चिप्स चिप्स बोलता था नहीं भैया बड़ौदा बाजार से नहीं जाएगा, ये बलरामपुर से नहीं जाएगा, ये कहाँ से आएगा? कोरिया से। अब ये कोरिया बोले थे यहाँ से आता था, अब कोरिया से आ रहा है तो कोरिया के बाद सूरजपुर, नहीं थोड़ा सा एग्जाम बढ़ा दीजिए, ये ऐसा है ना, कोरिया से सूरजपुर, सूरजपुर से कोरबा, कोरबा से जांजगीर चांपा, बड़ौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद छूते हुए निकलता। ये किसके अनुसार? चिप्स के अनुसार। अब चिप्स के अनुसार देखो क्या क्या, सब पहले कोरिया, कोरिया, कोरिया के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद कोरबा, कोरबा के बाद जेसी, जेसी के बाद बीबी, बीबी के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद गरिया। ये किसके अनुसार था? जिसके अनुसार। अब इन दोनों आंकड़ों का था, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण में बलरामपुर की जगह क्या आ गया? कोरिया। और उसके बाद इधर एक जगह बदल गया, किसकी जगह? गरियाबंद किसी जगह आ गया? सरगुजा की जगह। ये दो रिप्लेसमेंट हो गया, लेकिन अब डेटा बदले। अब अगर हम लोग छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा के हिसाब से चलेंगे, अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो आप देखो, अब देखो जो जिले बनेंगे संभावित, अभी आंकड़ा नहीं है एग्जैक्ट, किससे किससे गुजरेगा? बलरामपुर होगा, होगा बलरामपुर होगा, सरगुजा होगा, सूरजपुर होगा, होगा सरगुजा होगा, होगा कोरबा होगा, होगा जांजगीर चांपा शक्ति में डाउट। अब जांजगीर चांपा या शक्ति यहाँ एक दो बदलाव होगा, बड़ौदा बाजार या सारण में एक बदलाव यहाँ होगा, बड़ौदा बाजार या एसबी, महासमुंद होगा ही होगा, गरियाबंद तो होगा। ये बदलाव संभव है किसके बाद? 33 जिलों। और अगर इसके हिसाब से चले तो 33 जिले में क्या हो जाएगा? देखो कोरिया होगा, होगा सूरजपुर होगा, कोरबा होगा, जेसी होगा, बड़ौदा बाजार होगा, महासमुंद होगा, गरियाबंद होगा। यहाँ चेंज होने की संभावना कम है, लेकिन यहाँ बदल सकता है। यहाँ पर दो जगह हम फंसे हुए हैं, कहाँ? शक्ति और सारण में मिलेगा। ठीक, तो ये आप देख लेंगे आर्थिक सर्वेक्षण में जैसे आएगा।